I'm very thankful to the Life Foundation and our dear friend Dr. Karthik Raman. And this opportunity has come to my way through various discussions which we have regarding how we are going about life. हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हमारे लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि हम जो हमारा डिजाइन है, जैसे हम इंसान होते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं जो हमारे आज सामने है। तो हम ये नहीं देखते कि हमारे बाद में क्या होने वाला है, मतलब 5 साल 10 साल बाद क्या होने वाला है, उसका हमें इतना ज्यादा व्यू नहीं है। तो उस व्यू ना होने की वजह से कई जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो रह जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग उनमें से एक है जिसकी आज हम बात करेंगे। आई होप मेरी स्लाइड सबको दिख रही है। यस मैम। थैंक यू। सो आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे। और रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या? रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक सोच है कि जिसमें हम उस अपने सोच में ना उलझे रहे कि मतलब कल किसने देखा है। हम ह्यूमन बींग्स के पास ये पावर प्लानिंग। मैडम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? बीच में ना रुक रुक के आ रही थी रिश्ता। अभी आ रही है? There are few people who are मैडम क्लियर नहीं आ रही है प्रिया। राम नारायण जी कृपया म्यूट पे जाइए सर, मेरा रिक्वेस्ट है सभी को थोड़ा म्यूट कीजिए ताकि आपको क्लियरली सुनाई दे। ओके, तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे पहले। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हर इंसान के लिए अलग है। मतलब कार्तिक को रिटायरमेंट के लिए कुछ और एस्पिरेशंस हैं, मेरे रिटायरमेंट के लिए कुछ और एस्पिरेशंस हैं। और ये जो प्लान है ये ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद में इस पे काम एक बार कर लिया तो हो जाएगा। इस पे हमें काम करते रहना है, इसमें हमें चेंज लाते रहने हैं तब तक कि जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। इसके लिए ये जरूरी है कि ये हमारी नीड्स को मीट करने के लिए हो। मतलब मैं मेरे लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगी वो मेरी नीड्स को मीट करना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब मैं एक्टिव अर्निंग नहीं कर रही, मैं जॉब या बिजनेस में एक्टिवली इंगेज नहीं हूं, तो मेरे पास पैसा कहाँ आएगा अपने बुढ़ापे में डिपेंडेंट हुए। बट इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये रिटायरमेंट प्लान का विजन जो है वो हर एक इंसान का अपना अलग है, ठीक है। और उसका उद्देश्य ये है कि जब हमारे नॉन अर्निंग ईयर्स हों तो हम एक शांति अपने बाकी के बचे हुए सालों को बिताएं। अब वो शांति और सुख के लिए 4 चीजें चाहिए हमें। एक तो ये है कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमें पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। तो रिलेशनशिप और सोशल कनेक्ट चौथा पिलर है, जिसके बारे में लर्निंग एंड कंट्रीब्यूशन। तो हम ऋषिता तुम्हारी आवाज ना बहुत लगेगा। कट के आ तो रही ये है। 4 पिलर्स आपके ओके। So what I'm doing is I'm switching off my video. Do one thing. Is it better now? Yeah, much better. Is it better now? Okay. ठीक। Okay. So
4 पिलर्स की हमने बात की, एक है हेल्थ, एक है फाइनेंशियल वेलबींग, एक है हमारे रिलेशनशिप्स। हमारे पास पैसे हों लेकिन हमारे पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, हम खुश नहीं रहेंगे। हमारे पास हेल्थ अच्छी नहीं हो, हम खुश नहीं रहेंगे। तो हमें ये 4 पिलर्स पे रिटायरमेंट के लिए काम करने की जरूरत है। और मुझे लगा कि जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग सेशन का नाम है तो मेरे को आपकी अटेंशन इन चारों पे लेके आनी चाहिए। और फिर जो मेरा स्पेसिफिक एरिया है जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग, उस पे हम बात करेंगे। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप ये चारों चीजों पे ध्यान दें ताकि आपका भविष्य आगे चल के सुखी हो और आप खुश हों और आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहली चीज जो कि हमें देखनी है वो है कि हमारा गोल क्या है। अरे I यार can't see the participants. एक पेशेंट Okay. Just a sec. I'll try to unmute. संजय हुले जी कृपया म्यूट पे जाइए। संजय हुले जी तो चीज ये कि हमारा गोल क्या है, डिफाइन करना गोल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग जो फॉल्टर करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि रिटायरमेंट प्लान मेरा करने के लिए, अगर आज मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, तो मुझे अगर रिटायर करना है तो मेरी जरूरत क्या है, मेरा आज का खर्चा क्या है। हम क्या है, आज में जी रहे हैं, हमें कल का पता नहीं है। तो हमें पहले कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करने पड़ेंगे और मैं आपके साथ में एक एक्सरसाइज करूंगी, आप में से एक वॉलंटियर लेके, और उनके साथ में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आज खर्चा क्या है, हमें कब रिटायर होना है, हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। मतलब आज मेरे पास अगर मान लीजिए 10 लाख की एफडी है, तो 10 लाख की एफडी से मेरा रिटायरमेंट की एज तक क्या रिटर्न होगा, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, एक अजम्पशन कि कितना कितना साल मैं जिंदा रहूंगी, ठीक है। ये सारे सवालों के जब मेरे को जवाब मिलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है। अब ये जो ये एक्सरसाइज है, इसको मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसको डर से ना एड्रेस करें। ते मम्मी गेली तिथं। राहुल अकनगिरे जी कृपया म्यूट पे जाइए। राहुल अकनगिरे जी कृपया म्यूट पे जाएं। सो ये 4 सवाल जो हैं, इनके जवाब जब हमारे पास होंगे तो हमें एटलीस्ट सबसे पहले पता चलेगा हमें रिटायरमेंट के लिए क्या पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले इस सवाल का जवाब देखेंगे, हमें निकालना कैसे है। अब हमें पता नहीं है कैसे निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप सबके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर खोलेंगे तो आपके पास में, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का एक कैलकुलेटर आपके पास में आ जाएगा। अब मैं जानना चाहूंगी कोई एक कार्तिक, इफ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज विथ मी। क्या तो हम इसमें लेंगे एज क्या है, तो व्हाट इज योर करंट एज? 42। लेट्स से मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं हर महीने के? Everything put together around 1.5 lakhs. ठीक है, तो हमने डाला 42 एज, 1.5 लाख रुपए खर्चा हर महीने का। आप रिटायर कब होना चाहते हैं? 65.
65, let's say if you want to retire, and let's say a life expectancy of Yeah, around 90. 90. Let's be more realistic. 85 कर दे चल. नहीं ठीक है, 90 ले सकते हैं. मेरा बस चले तो मैं 100 ही ले लूं, बट हाँ 100 लेना चाहिए, मुझे लगता है हमें 100 ही लेना चाहिए, बट ठीक है ना, आपकी ना मेरी 90 लेट्स अज्यूम. ओके, एंड देन इट्स आस्क यू व्हाट इज योर existing savings. So let's say what is your existing savings broadly. मतलब you want to say all put together, you're saying? नहीं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं. Okay. So let's say 50 lakhs. Okay, and I'm saying that mutual funds will grow at a 12% corpus. Okay. Yeah. And any other sources of income which you will have जब आप रिटायर होंगे तो आपने अभी तक कुछ ऐसे सोर्सेज बना रखे हैं जैसे कि रेंट इनकम या कोई और इनकम जो आपको आती रहेगी? Rented income है, और ये है, I can say I have some land, something like that. So let me put a rental income of say 20,000 rupees every month. ठीक है. Okay, and then I say calculate my need. So this is giving you, so most of the people what they do is that they don't do a financial planning taking into account inflation. हाँ. मतलब महंगाई. ठीक है, महंगाई. महंगाई जो है वो जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपका आज महीने का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, जब आप रिटायर होंगे तो अगर आपका खर्चा यही रहा तो 5% ग्रोथ के हिसाब से आपका महीने का खर्चा होगा 4.6 लाख रुपीस एवरी मंथ. ठीक है, बट सिंस योर रिटायरमेंट इज फार, you will need just a small SIP, okay, to take care of your retirement expenses. Okay. Okay, now let's do the same exercise for somebody younger or maybe somebody else who wants to volunteer. कोई volunteer करना चाहता है अगर? Yes, I can go for that. Okay. Oh yes, please. So what's your age? 29. Okay. Put 30. Okay. Current monthly expenses? It's 1 lakh. You want to retire at age? 60. Okay. I'll say 55. Okay. And what is the expected life expectancy in your family? Should I take 100? Females tend to live more than males, so that kind of 100-year plan is required. Any savings right now, specifically in mutual funds? Specifically in mutual funds, you can या कहीं और है तो बताएं. You can mention 15. ये आपके इन्वेस्टमेंट्स किसमें किए हुए हैं? Mutual funds mainly. Okay. Any other sources of income which you have planned so far? I'm not getting anything for now, so I think we can leave it empty. Yeah. can see कि आज जो 1 लाख रुपए का खर्चा है, when you will retire in 2047 as per your planned age of 55, you will need 3.4 lakh rupees every month. Okay. And even if you do a 20,000 rupees SIP every year, the amount here is 17,600, but it's an increasing amount. Okay. So every year if you do a top up in your SIP, then you will be able to have your retirement corpus which is required for your retirement.
So even if I stop, I mean, it's not stop. Even if I'm not saving more than this and I'm keeping whatever I have till date Yes, as it yes, is, then I just need yes. to invest for approx 20,000. That's it. Yeah, because you are very young right now. तो आपके Okay. फेवर में, यंग लोगों के फेवर में क्या काम करता है? They have the power of compounding time with them. Okay. 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 So Shivani, you have time on your side. Even by doing, let's say, a 20,000 SIP, your retirement corpus is intact. अब इसमें हमें Okay. देखना है कि ये तो है कैलकुलेशन ऑन एक्सेल. Okay. ओके, लेकिन कैलकुलेशन ऑन एक्सेल में क्या क्या गड़बड़ी एटलीस्ट मैंने मेरे फाइनेंशियल करियर में देखी है जो लोग करते हैं. ठीक है, Mhm. तो सबसे पहले ये पता करना है हमें कि हमारा गोल क्या है. वो हमने Okay. पता कर लिया. Right. Right. 1 second, I'm just trying to manage Zoom. Because this is not considering trips and जो भी हम अपने plans करते हैं और बाकी कुछ. हाँ, तो ये इसको कंसिडर करके है कि ये पैसा आप बिल्कुल सेपरेट रखेंगे. ये दिस मनी इज ईयरमार्क्ड फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड नॉट एनी Right. अदर गोल. Any ये other किसी goal. और Perfect. किसी और गोल के लिए ये पैसा नहीं है. बाकी गोल्स Okay. के लिए आपका पैसा आप अलग सेव करेंगे. मान Right, लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, तो भी आपकी ये 20,000 की जो सिप है और ये जो कॉर्पस आपने 15 लाख अलग रखा है, इसको आप टच नहीं करेंगे. ठीक है? Right. 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 Got it. Now let's go on. Yeah. What are the common? Rishta, is there any tool if we put information like I'm gonna save for car or something like that, I can put all those expenses and based on that I get results. Yes, Even if I go for a trip or a car. You can do that. In this, okay, got it. Thank you so much. मैं कार्तिक के साथ में भी लिंक शेयर कर दूंगी रिटायरमेंट प्लानिंग का. डॉक्टर कार्तिक अपने लाइफ फाउंडेशन के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और बाकी अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी, जिससे होगा ये कि आप एटलीस्ट आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए कितना, पहले आप वो देख लेंगे. और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग से डरते हैं. उनको लगता है कि अरे ये करेंगे, लेकिन हमने अभी 2 एग्जांपल्स में देखा कि अगर शिवानी आज 30 इयर्स में सिर्फ एक 20,000 रुपए की सिप करे और उसको कंटिन्यू करे, और ये कंप्लीटली अप टू शिवानी है कि सिर्फ वो 55 इयर्स तक कंटिन्यू करना चाहती है या ज्यादा अमाउंट सेव करके अभी इंश्योर करना चाहती है कि एटलीस्ट उनका रिटायरमेंट कॉर्पस तो इंटैक्ट हो जाए. मतलब वो सेफ हो जाए, एक तरफ रिटायरमेंट का पैसा उनका एकदम सेफ हो जाए. अब हम जाएंगे, ये तो कैलकुलेशन है एक्सेल पे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है जो हमने अपने आसपास देखा है वो हम बात करेंगे. तो लोग जो जनरली मिस्टेक करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, वो ये करते हैं कि उनका ये अजम्पशन रहता है कि उनके बच्चे की टेक केयर करेंगे, या वो ये करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते. जो उनकी सेविंग्स होती है वो एक बीमारी में खर्च होती है, या जब अर्निंग हो जाती है तो फैमिली के पूरे फाइनेंशियल प्लान्स जो होते हैं वो पूरे हिल जाते हैं. ठीक है, उनको लगता है कि महंगाई दर जो है, उनको लगता है हमारी सेविंग इनफ है, लेकिन हमारी सेविंग इनफ नहीं है अगर हम उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल रहे जो कि इन्फ्लेशन लीड कर रहा है. तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है कि इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें और क्या करना है वो भी हम आगे बात करेंगे. दूसरी बात यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं वो अपने एसेट्स नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में डालते हैं. मतलब पैसे वाले इजीली लिक्विडेबल एसेट्स में नहीं डालते, रियल एस्टेट में डालते हैं. घर खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, ज्यादातर पैसा उसी में ही लगा देते हैं, और उसमें रेट ऑफ रिटर्न आज की डेट में कम है, प्लस लिक्विडिटी लो है. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि रियल एस्टेट में पैसा डालना नहीं चाहिए. मतलब आपका जो पूरा पैसा है वो अगर सारा रियल एस्टेट में ही है तो फिर आप बहुत रिस्की प्रपोजिशन में हैं. फिर जब जरूरत के टाइम पे आपको पैसा चाहिए होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको वो ठीक दाम पे प्रॉपर्टी बिक जाए, या आपके पास में अगर उस टाइम पे प्रॉपर डील नहीं है
मान लीजिए जॉब लॉस होता है, तो अगला पॉइंट है कंटिजेंसी फंड का। तो कंटिजेंसी फंड हम बोलते हैं कि अपने 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस हर किसी को या तो एफडी या बैंक अकाउंट में लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन फंड्स में रखने चाहिए। ठीक है, अगर वो उन फंड्स में अपना 6 महीने का खर्चा, मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए किसी का महीने का खर्चा है, तो उसे मिनिमम 6 लाख रुपए अपने या तो एफडी में या बैंक अकाउंट में या लिक्विड फंड में हमेशा रखने चाहिए, ताकि अगर कुछ भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो, कोई बीमारी हो, कोई इमरजेंसी नीड आए, तो उनको एकदम से अपने रिटायरमेंट फंड को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे रिटायरमेंट फंड को क्या क्या चीजों से खतरा हो सकता है ये हमें समझना है। तो उन्हें ये चीजों से खतरा हो सकता है कि हमने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया, लेकिन हमने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान नहीं किया। हमने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम कभी बीमार भी पड़ेंगे। फिर काफी लोग ये करते हैं कि एडहॉक प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने आके उनको एक कोई बोला कि ये फाइनेंशियल नीड में कहाँ जरूरत है, और उनको वो की भी की नहीं, ये उनको नहीं पता है। तो उस चीज को We didn't hear you. एडहॉक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई जानकार आते हैं और वो बोलते हैं जी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या मेरे पड़ोसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा है तो मैंने भी वो प्रोडक्ट खरीद लिया, या मैंने म्यूचुअल फंड की सिप ही करा ली, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो सिप से मुझे करना क्या है, या वो कितने साल की सिप करानी है, और कितने साल वो प्रोडक्ट वो फंड में कितने साल पैसा रखने से मुझे बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये गलती भी काफी लोग करते हैं। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोन ले लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इनकम काफी बढ़ेगी, इनकम उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए या कुछ और रीजंस के लिए बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं। तो वो लोन से क्या है कि लोन्स ऑब्वियसली हमें लोन सर्व करने हैं। हमने पिछली बार एक सेशन किया था सिविल स्कोर्स पे, तो अगर हम लोन अपने टाइम पे नहीं करते तो वो हमारे सिविल स्कोर को भी इफेक्ट करता है। तो लोन हम उतने ही लें जितने हम सर्व कर पाए। एज अ थंब रूल फॉलो इट। अगर आपकी महीने की 1 लाख रुपए की है एग्जाम्पल, तो आपकी ईएमआई किसी भी हालत में 30,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ईएमआई उससे ज्यादा है तो फिर आप सेविंग भी नहीं कर पाएंगे, और फिर आप अलग एक विशिष्ट सर्कल में होंगे। दूसरी एक और चीज जो हमने अपनी जर्नी में जब हम कस्टमर्स से मिलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं अपने आसपास, तो हमने एक और चीज देखी है कि लोग रिटर्न जो है वो, मतलब किसी ने अगर बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर दिया तो वो बगैर उस इन्वेस्टमेंट को समझे कि उसमें रिस्क क्या है, उसमें पैसा डूब सकता है, कि मतलब मेरे को पैसा कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लोग अपने इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इसलिए कि उनको लगता है कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा अच्छा है। और उसमें क्या होता है कि जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं तो सबसे पहली रूल इन्वेस्टमेंट, और जो वॉरेन बफेट का रूल है वो ये है कि नेवर लूज द कैपिटल। मतलब हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में अपने ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो क्या चांसेस हैं कि मेरे 100 रुपए ही इंटैक्ट रहेंगे, मुझे 100 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज अबाउट सेविंग योर कैपिटल। तो हमें हमेशा श्योर करना है कि हम इन्वेस्टमेंट को समझ के करें, और अगर हम इतना नहीं समझते तो हम प्रोफेशनल एडवाइस लें, जैसे किसी सीएफपी की या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की या एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, हमें पूरा पोर्टफोलियो बना के और आखिरी चीज, हम जिस तरह के अभी वातावरण में हैं, अगर हम अपने आप को सेल्फ एजुकेट नहीं करेंगे पर्सनल फाइनेंस पे, तो
तो हमारा भविष्य जो है उसमें गलती बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, और वो गलती होगी, बट क्या हम अपनी गलती देख रहे हैं, और क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम अवेयर रहें, हम मार्केट में वो गलती ना करें जो बाकी लोग कर रहे हैं, कि स्टॉक मार्केट में बगैर कंपनी को समझे पैसा डाल रहे हैं, या बगैर समझे कि यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो पैसा डाल रहे हैं। तो अभी आपको मेरी बात सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्या है, ये हम सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं ताकि जो हमने जब आप डिसीजन मेकिंग करें अपने इन्वेस्टमेंट्स की, तो आप एक चेक रखें कि इनमें से तो आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आपने चेक कर लिया कि इनमें से तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपका प्लान ठीक जाएगा। और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आता इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो प्लीज फाइनेंशियल एडवाइस लें। आपके एरिया में जो भी आपके नेटवर्क में ट्रस्टवर्दी लोग हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज को समझते हैं, उनसे आप एडवाइस लें। और मैं भी अपने पोर्टफोलियो के लिए एडवाइस लेती हूँ, हालांकि मैं प्रोफेशनल हूँ, फिर भी मैं एडवाइस लेती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है, इंसान ना इमोशनल होते हैं। जब अपने पे बात आती है ना, तो हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो मैं भी अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी और से फाइनेंशियल एडवाइस लेती हूँ, जानने के बाद में भी, क्योंकि मैं नॉलेज के लिए नहीं एडवाइस ले रही, मैं इसलिए एडवाइस ले रही हूँ ताकि मैं अपने इमोशन से डिसीजन ना लूं, मैं लॉजिक से डिसीजन लूं, जो कि कई बार हम अपने पोर्टफोलियो के लिए नहीं कर पाते। तो ये तो मिस्टेक्स की बात हो गई। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? SKJ जी, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसी को कोई सवाल पूछना है तो कृपया पूछे। SKJ, आपको कोई सवाल पूछना है? हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी, मैडम, म्यूचुअल फंड्स में हेलो। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे शुरुआत करें, कहाँ से पता चलेगा कि कैसे, मतलब किसको अप्रोच करें हम? आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप औरंगाबाद में ही रहते हैं? नांदेड़ में। नांदेड़ में, ठीक है। आपको मैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है म्यूचुअल फंड के बेसिस, देखिए हर जगह पे फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। तो वो आपकी नीड समझ के, आपके प्लान के हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास में कंटिजेंसी फंड कितना है, क्या आप ये पैसा कितने टाइम के लिए रख पाओगे, ठीक है, ये काफी सारी चीजें समझ के, आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपके फैमिली में आगे 6 महीने में जाके कोई खर्चा है, क्या आप इस पैसे को बीच में निकालोगे कभी, ये सारी बातों को समझ के आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देंगे और हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो आई विल शेयर विद डॉक्टर कार्तिक एंड ही कैन रिकमेंड। अच्छा, और ये सिप के बारे में कुछ बता सकती है? सिप अगर ओन हम खुद ही स्टडी करके बना सकते हैं तो कहाँ पे कैसे करेंगे? सिप के बारे में बताइए कुछ। इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यस लेकिन यस। हाँ, तो उसमें हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन वो भी इस चीज पर डिपेंडेंट करते हैं कि आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। ओके। और उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 6 महीने के लिए, आपको 6 महीने बाद पैसा चाहिए, तो आप लिक्विड फंड्स में डालेंगे। अगर आपको 2-3 साल के बाद चाहिए तो आप बैलेंस फंड्स में डालेंगे। अगर आपको 5 साल के बाद चाहिए तो आप लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है। तो इसका ना ब्लैंकेट आंसर 1 घंटे के सेमिनार में दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, फाइनेंशियल टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये कस्टमाइज्ड है। ये हर किसी के लिए अलग है, क्योंकि हर किसी की नीड अलग है, हर किसी के बैंक खाते में
पैसा अलग है, हर किसी के पास एफडी अलग है, हर किसी के लायबिलिटी अलग है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद में क्या होता है, हम एक ऑप्टिमम सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके मैम, मीटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो बाद में मिल सकता है क्या देखने के लिए या सुनने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल मिल सकता है। कैसे हमारा मिलेगा? जो यूट्यूब चैनल है लाइफ Okay. फाउंडेशन एनजीओ Okay. का, Yes, yes, उसमें yes, आपको yes. शेयर हो जाएगा Okay, आपको। okay. Right, sir. Thank you. Okay. शंकर शेलके जी। Yeah, thank you, Karthik, and your team, as well as yourself, Prishita. I acknowledge you for spreading the awareness about this financial literacy and especially today's topic. So regarding this, हम लोगों का आदत है कि हम लोग अलग अलग जगह पे पैसे रखते हैं या कई बार पैसे ऐसे पड़े भी रहते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है मेजॉरिटी लोगों को। तो कंसर्निंग दिस रिटायरमेंट प्लानिंग, तो विच इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, या ऐसे कोई थंब रूल्स है, गाइडलाइंस है कि ये इंस्ट्रूमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वर्क करेगा, और जैसा आपने बोला कि उसको आप टच ना करें, ओनली फॉर दिस पर्पज। I joined late, so I was not aware up to what you have covered and what was created earlier. So this may be a repetition. I don't know. Yeah, thanks. तो शंकर जी, मैं जो चालू किया कॉल, वो इसी बात से चालू किया डिस्कशन की रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो बिल्कुल एक कस्टमाइज्ड है। मतलब ये इसके लिए कुछ थंब रूल्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए कि हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। अब आपके एज पे, आर यू रिटायर्ड? No, I'm at 50. You are at 50. So you plan to retire at 60. He's or a very 65. leading orthopedic surgeon in Nagar. A Okay. very renowned. Okay. So sir, He इसमें has no ऐसा retirement है age. कि हम I wish the same for him. बट उसके साथ में मेरे को एक चीज ये बोलनी है कि रिटायरमेंट एज का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर देंगे। रिटायरमेंट एज का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है That is taken हमें care of. उसके लिए काम करने पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। Yeah. You have the freedom to work or not. Yeah. Yes. So the idea is that we have to choose whether we want to work or not. And if I don't feel like working, my income is taken care of. That's the whole idea. Got तो that. सर Yeah. इसमें थंब रूल दो तीन हैं कि जब भी हमें वो इनकम चाहिए उसके लिए हमारे पास कॉर्पस अलग ईयरमार्क्ड होना चाहिए। तो हमने जब स्टार्ट किया, हमने इसी से स्टार्ट किया कि हमने एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर में पहले देखा कि आज अगर मेरी एज 50 पे मेरे मंथली एक्सपेंसेस लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख है, and I want an income, similar kind of income starting age 65, let's say for example, that what is the amount that I need to keep it separate, वो हमें देखना है। तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ जो हमने अभी की एक्सरसाइज, वही मैं आपको दिखा देती हूँ। We did it for a lady, Shivani. I joined from that moment onward. I suppose Karthik was sharing about his example and you had asked certain questions. So going just beyond that, yes, I got that, the slide which you had put. But this is the intention that planning for retirement, enough fund as per the needs of that particular individual, his family. So considering that, like there are many avenues, and one of them you are just discussing about the mutual fund. There can be NPS, there can be PPF, or whichever product you had suggested. One may go for real estate, maybe for market, equity, so and so. So the safer avenues and the trust proven avenues are so and so. I mean to say the instruments which are proven and trustworthy for retirement point of view are so and so. This is what I just wanted to know.
So all the instrument which we have discussed, mutual funds are trustworthy, your NPS is trustworthy, annuity plans are trustworthy. We have annuity plans with insurance company where you put in a corpus, specific corpus, and you get a guaranteed income for your entire life. So all these products are trustworthy, but which product is right for you? For that you need a professional advice. So the product is never wrong. We I have mean to say, yeah, my question is about the amount of money that I had to shell out as a commission. Like one of the question was which mutual funds to buy. Like online and these various options are nowadays available. So that is in that connection I wanted to ask. So okay. that I'm not losing a part or a significant part of my savings as a commission or whatever. This is what Okay. I wanted to ask. Yeah. So Shankarji, sir, I'll give you an answer in this respect. Commissions in mutual fund as well as in NPS and annuity are negligible. There are no large commissions because it falls under regulatory framework, and PFRDA, IRDAI, and MFI is extremely strict on commissions that are being paid out. So you can be rest assured, we can disclose it also to you, but commissions are not huge in these products. That much I can Perfect. That assure is you. one part, and the deductions. If by chance you want to liquidate any particular instrument or saving for that matter, or you want to come out, exit options at times, then you might lose a significant amount. So considering all these aspects, I had asked, you will rate, okay, 1, 2, 3, 4. These are the good options as on date today. So, sir, like I answered earlier also, retirement planning is customized. So let's say, for example, you want to take out money in another 1 year. So for you, liquid mutual fund are best options because there is no exit money, exit charges on that. Load, yeah. Yeah, there is no exit load. For if you want to exit after 5 years, then equity mutual funds are good for you. If you want to ensure that this money is earmarked entirely for my retirement only, and I don't want to touch any this money for anything else, then NPS and annuity plans are best for you, because in that you cannot withdraw money before your retirement age. So all these, what I'm saying is that depending on what you need and you understand the product completely before making an investment decision, these are all good products, not with heavy charges. None of these products have got heavy charges for customer. They are very, very safe, regulated products for all the customers. Tax is another thing also, like 3, 4 parameters you have to consider, as you said, yes. So that is the reason I would highly recommend that you make these financial decisions through a financial advice of a trusted professional financial advisor, preferably a certified financial planner who understands that what are the specific needs of the customer and how to plan financial in a way that all the needs are met at all the points. Yeah, Thank you, thank sir. you. Thank you very Thank you, much, sir, Rishita. Got that. Yeah. Thank you, sir. Shankar ji, kindly go on mute, then we can ask somebody else also questions they have. Yeah. Rishita, any more points to be covered? I have one question. Good afternoon, everybody. Yes, good afternoon. Only SIP and mutual fund, if you're investing much on that, is that a good idea to have your retirement plan on that, or you should invest in different portfolios also? Hello, Rishita, are you able to hear this question?
Hello, Rishita. Yes, Karthik. Yeah. I was able to hear the question. He said that only mutual fund, is it sufficient to invest in mutual funds or other plans also we can take? So like I said that the first step of financial planning is risk cover. So you have to ensure that your health insurance and life insurance is in place. You have some fixed return products. You have certain products which are in real estate, and you do it in a structured approach. मतलब पहले आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है. अगर हमें गोल पता है, अगर मुझे पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं बाद में पता करूंगी कि मेरा दिल्ली मुझे एयर से जाना है, रोड से जाना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, और कौन सी ट्रेन कितने बजे चलती है वो मुझे कन्वीनियंट है कि नहीं है. तो पहली चीज है गोल क्या डिफाइन करना है. अगर हमने गोल डिफाइन कर दिया और फिर हम उस रास्ते पे चल पड़े, तो दैट वाज माय नेक्स्ट slide which I wanted to speak to everyone about, and I hope that will answer the question. Sure. So this is the slide which I wanted to say, that one is setting up goals. Second, setting up goals and working on goals can be sometimes very जैसे कि मुझे अगर 20 किलो वजन घटाना है और मैं रोज सोचूं मेरा 20 किलो वजन घट नहीं रहा, तो 20 किलो वजन घटेगा नहीं. बट अगर मैं ये बोलूं कि अच्छा ठीक है मुझे 20 किलो वजन घटाना है, लेकिन उसके लिए मुझे रोज क्या करना है, तो उससे मुझे हेल्प होएगा. तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक बड़ा टॉपिक है. मतलब 5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए या 6 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए, ये देख के बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर हम उसको ब्रेक कर लें कि हमारी हर महीने पैसे को लेके हैबिट्स क्या हैं, तो हम इसको इजीली नेविगेट कर पाएंगे. हमें डर नहीं लगेगा. डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम इस पे एक्शन नहीं लेते, हम इसको समझते नहीं है, और हम प्लान तरीके से चीजों को नहीं करते. अगर हम प्लान तरीके से चीजों को करेंगे, समझेंगे और उसके साथ में रोज इस पे एक्शन लेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा. तो वो डर नहीं लगने के लिए ये कुछ 4-5 हैबिट्स हैं जो अगर आप अपने सिस्टम में लेके आएंगे, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई भी गोल प्लानिंग, रिटायरमेंट इज वन गोल, किसी भी तरह का अगर आपका फाइनेंशियल गोल है, उसके लिए अगर आप सिस्टमैटिक सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे राइट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपको डर नहीं लगेगा. तो सबसे पहली चीज है मॉनिटर योर एक्सपेंसेस. मतलब इनकम कितनी आ रही है और एक्सपेंसेस हर महीने कितने जा रहे हैं, वो काफी लोगों को नहीं पता है. मंथली बजट, जिसमें पहले हम पैसा आते ही सेविंग निकाल के रख दें. मैंने 20% लिखा है. कई लोगों डिपेंड्स ऑन इनकम और कितनी डिस्पोजेबल इनकम है. कोई अगर महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, उनके लिए 50% सेव करना आसान है. कोई अगर 40,000 रुपए कमा रहा है, हो सकता है वो सिर्फ 20% सेव कर पाए. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट मंथली हैबिट अपनी बनाना. हम कितना, अगर हम 5,000 रुपए भी महीने का सेव कर पा रहे हैं, तो हम हर महीने सेव कर रहे हैं. नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट ये है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपए साल के डालते हैं, वो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है. अगर आप अपने एम्प्लॉयर से एनपीएस लेते हैं, तो आपके बेसिक का 10% तक जो है वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है आपके इनकम में. तो ये आपके लिए बेनिफिट है इसका. जैसे कि मैंने सर को भी बताया, सिर्फ ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम का टियर 1 विड्रॉवेबल नहीं है. आप उसमें रिटायरमेंट से पहले 60 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते. तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसमें वही फंड पार्क करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और वो तब होगा जब आप अपना कंटिंजेंसी फंड प्लान करेंगे. कंटिंजेंसी मतलब 6 महीने का खर्चा आपके अकाउंट में होगा. जब आप अपने बाकी गोल्स इस तरीके से प्लान करेंगे कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस में, मतलब जैसे बच्चे हमारे एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हमने अगर एजुकेशन के लिए पैसा अलग से साइड में रखा नहीं है या प्लानिंग उस तरीके से की हुई नहीं है, तो हम फिर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा निकालेंगे जो कि हमने रिटायरमेंट के लिए रखी होंगी. तो ये सब हमें नहीं करना है. हमें बेनिफिट लेना है और पूरा फाइनेंशियल प्लान अपना प्रोफेशनल एडवाइस से बनाइए, प्रोफेशनल एडवाइस से एग्जीक्यूट कीजिए,
अगर आपको थोड़ा कमीशन देना पड़ता है और आपको मैक्सिमम आपके पैसे का बेनिफिट मिलता है, आपको सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आई थिंक जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन सी दवाई लेनी है, वैसे ही हम एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर के पास जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए सही हैं। तो उसमें कोई मतलब दुविधा नहीं रखनी चाहिए मन में, लेकिन एक ही जैसे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर एक होता है, वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर भी एक होना चाहिए। और पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल्स जो हैं उनको आप पढ़ने की हैबिट बनाइए ताकि क्या हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में वो आपको पता रहे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो एक स्टेप लेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। और किसी के कोई सवाल हो तो हम अब सवाल ले सकते हैं। हाँ ऋषिता जी। जी सर। ओके, अभी हमारा जो टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो मुझे तो समझ आ गया है कि देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट द मनी, ओके, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन अबाउट आवर रिटायरमेंट। बट एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि से सपोज आई मीन माई 42, अभी तो जैसे कि इनकम भी स्टार्ट है और आई वांटेड टू रिटायर एट 60-65 में भी, तो इन ये सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस में हमने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे अगर बात किए करेंगे हम, तो व्हाट डू यू फील कि लाइक जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात की आपने, एसआईपी या लिक्विड फंड हम जिसे बोलते हैं, तो मार्केट बोल सकते हैं, या तो फिर अभी असेट लेना, ये तो ठीक नहीं रहेगा ये टाइम पे। आपने बोला कि दैट विल नॉट बी यूज्ड एज ए कंटीजेंसी फंड बिकॉज जब बेचना रहेगा उस टाइम पे हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं बता सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 चॉइसेस या 3 चॉइसेस कि हमारे जो जॉइनर्स है अभी 40 पार्टिसिपेंट समझो, तो इसमें ज़्यादातर कुछ लोग 40s में हैं, तो उनको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके बताने से तो मुझे समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे। उसमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स में भी 5 इयर्स हम कर सकते हैं और उसका एग्जिट लोड भी ज़्यादा नहीं रहेगा मे बी। बट उसके अलावा भी और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमें आप? तो मैं यहाँ पे 2 चीजें बोलना चाहूंगी आपको। पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने बोला कि मैं 42 हूँ और मैं 65 तक काम करना चाहूंगा, तो Yes. तो एक यहाँ पे मेरा सबमिशन है और ये पर्सनल सबमिशन है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहती, कि मतलब मैं ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि मैं काम ना करूं। बट मुझे नहीं पता कि क्या हमारे एम्प्लॉयर ये चाहेंगे कि हम 65 पे काम करें। नहीं, शायद हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है प्राइवेट जॉब में 58 तक ही काम करना है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ठीक है। या इनकम में, करियर में किसी और तरह के भी ब्रेक हो सकते हैं। तो थोड़ा ना हमें जो भी प्लान बनाना है वो अग्रेसिव बनाना है, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है अनएक्सपेक्टेड जो हमारे प्लान से डेविएट कर जाए। तो हम कोशिश हमेशा यही करें, स्पेशली पीपल हु आर अराउंड 40s, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम सेव कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें राइट तरीके से, ताकि हम अपनी बेयर मिनिमम नीड तो जल्दी फिनिश कर सकें और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स होएगी दैट इज अ सरप्लस, दैट इज वेल्थ क्रिएशन फॉर अस। दैट इज द फर्स्ट सबमिशन टू यू। सेकेंड, म्यूचुअल फंड में मैंने जैसा बोला, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए अब हम बात करते हैं हमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हम वो पैसा ऐसे टाइम पे ना निकालें जब मार्केट डाउन हो। क्योंकि उसमें आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाला और मार्केट डाउन है और वो 90,000 हो गया है या 80,000 हो गया है, तो आप लॉस में अपना पैसा निकालेंगे। तो हमें वो इन्वेस्टमेंट समझने हैं। इसलिए ही मैंने बोला कि हमें एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए इस मामले में। दूसरी चीज ये है कि हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो जब मार्केट डाउन होती है, कोरोना होता है
यूएस में रिसेशन होता है, यूक्रेन का वॉर हो रहा होता है रशिया के साथ में, तो हमें लगता है डर, ठीक है। हमें नहीं पता है कि इक्विटी मार्केट कैसा जाएगा, तो वो डर की वजह से हम कई बार सही डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हमारे पैसे को लेके हमें डर लगता है, ठीक है। उस टाइम पे हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प चाहिए होती है, जो कि चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख सके और समझ सके कि ये जो डर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यह पैसा हमें अगले 1 साल में नहीं चाहिए। 1 साल के लिए हमारे पास एफडी में पैसा है या लिक्विड फंड में पैसा है, अगर कुछ भी मार्केट में ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको नेविगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि आपको कोई इस तरीके से हेल्प करे साथ में। ये मेरा सबमिशन है, ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि बीइंग फ्रॉम फाइनेंशियल फील्ड, even sometimes I am prone to make mistakes, because we are at the end of the day human beings. Yeah, agreed. I hope I have answered Yes. appropriately. Yeah, thank you. Thank you. और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Virtually you can raise the hand or you can unmute yourself. हेलो जी, विजय पवार मैडम, sir. मैं बुल्ढाने से बात कर रहा हूँ। जी सुरेश जी। मेरी रिटायरमेंट अभी 15-16 महीने बाकी है रिटायरमेंट को। जो मुझे फंड मिलने वाला है नियर अबाउट समझो 26-30 लाख तक मिलेगा। तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं क्या कर सकता हूँ प्लानिंग कैसा? आप तो अभी बोला अपन ने कि भाई लास्ट तक रिटायर नहीं होता आदमी, तो अभी कैसा करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए अपने तरफ से? ऐसा थोड़ा मालूमात होना था जरा। अगर आपको मान लीजिए 30 lakhs मिलेंगे, आप इसी से ही अपना इनकम रिटायरमेंट का प्लान करेंगे, कि आपके पास कोई और एवेन्यूज भी हैं? ये भी थोड़ा मार्केट में है कुछ, थोड़ा बार 2-4 लाख रुपए, लेकिन वो कभी अभी ऐसा इन्वेस्ट करा हुआ है, वो भी वो पैसा फिक्स है, म्यूचुअल यानी कि स्टॉक लेके रखा है। तो अभी उसका क्या ग्रोथ होगा क्या नहीं अभी तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अभी जो तो मिलने वाला है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करे कि इसका अच्छा रिटर्न मिल सके? सुरेश जी, मार्केट में अभी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है आपके लिए, अगर आपको अपने हर महीने के खर्चे के लिए पैसा निकालना है, ठीक है, इस 30 लाख रुपए में से, और आपके पास और कोई एवेन्यू नहीं है बड़ा इनकम का, तो आप गारंटीड एन्युटी प्रोडक्ट लीजिए, जिसमें आपको हर महीने आप ये 30 लाख रुपए देंगे, आपको हर महीने पेंशन का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा फॉर योर लाइफ। यानी कि अपना कहना है कि पूरा का पूरा रकम उसमें इन्वेस्ट करने का है, ऐसा बोले क्या? आपका ये एनपीएस का पेंशन का पैसा होगा। यस। हाँ, तो 2/3 तो सर आपको पेंशन लेना ही पड़ेगा इसका। हाँ, ओके। वो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, आपका जो फंड है उसका 2/3 आपको पेंशन लेना पड़ेगा। ओके चलिए। कोई ऐसा सिल्वर गोल्ड में अपनी तरफ से कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का रहा तो फिर नहीं जमेगा? सर ये देखिए, मैंने जैसे बोला कि अगर हमको इनकम चाहिए उसमें से, तो सिल्वर गोल्ड में कैसे डाल सकते हैं? सिल्वर गोल्ड से इनकम कैसे जनरेट करेंगे? नहीं, इनकम नहीं होगा, लेकिन कैसा भाई डाल के अगर थोड़ा 2-4-5-7 साल के लिए ऐसा अगर अपन उसमें डाल के छोड़ देते तो फिर कुछ तो बढ़ने वाला है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ऐसा कर सकते हैं क्या आप? सर मैं एडवाइस नहीं करूंगी सुरेश जी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजंस है, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि आपके और इनकम के सोर्सेस क्या हैं, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है। अभी आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो आपके पास ओल्ड एज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है क्या? आपके फैमिली में और क्या गोल्स हैं? आपके बच्चों का इनकम ड्यू है क्या? So all these things need to be answered to understand कि अभी और क्या खर्चे आने वाले हैं और इस पैसे का सबसे अप्रोप्रिएट यूज क्या होगा। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम।
Thank you. Hello. Yes. Firstly, I would appreciate, it was really a very good session, Rishita. मग डबल फोन करते हैं काहीच. My Thank you. question, Thank you, Sheetal. yeah. My question is, Rishita, does a financial advisor guide you for SIP, mutual funds, and other investments? Like, is the financial advisor the appropriate person to guide for the mutual funds? Yes, they basically understand what are your financial goals, what is your income, what is your expense, Okay. and they design a customized plan for you so that you are able to sail smoothly for your financial goals. Okay. Thank you. Rishita, with your permission, can I say something? Sure, sure. मतलब मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक रामन है, मैं लाइफ फाउंडेशन का एक फाउंडर मेंबर हूँ और ये आज का सेशन रखने का मकसद ही ये है कि हम और हमारा लाइफ फाउंडेशन का ये मकसद ही है कि हम जन जागृति बढ़ाएं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं, वैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल जो प्लानर्स होते हैं ना, CFP या जो भी नाम देना चाहें आप, वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं. जैसे हमारी हड्डी टूट गई तो हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, वैसे फाइनेंस के बारे में उनके पास जाएं तो एडवाइस अच्छा ही मिलता है. दूसरा है, जैसे मैंने रिशिता के बारे में बताया, तो मेरे पास लाइफ में ऐसे 1-2 लोग हैं जिनके पास मैं बार बार अप्रोच करता हूँ. जैसे शेयर्स के लिए मैं मेरे फ्रेंड अश्विन भवर हैं, उनका सपोर्ट लेता हूँ. और SIP या म्यूचुअल फंड्स, या मुझे फाइनेंस में कोई भी दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, तो मैं रिशिता को सबसे पहले अप्रोच करता हूँ कि मेरे को ये दिक्कत है, क्या करना चाहिए. जैसे रिशिता ने मुझे एडवाइस किया था कोरोना के वक्त की, जो मेरा फैमिली प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो कम पड़ रहा है, उसको थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए. तो वो हमने स्टेप अप किया. लाइफ, मेरा और शशि दोनों का लाइफ कवर था, बट टर्म इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, रिशिता के एडवाइस से हमने उसको थोड़ा बढ़ाया है. सो टाइम एंड अगेन एडवाइस लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. सो शायद सारे सवाल हम इस एक सत्र में आंसर ना कर सके, पर ये सत्र का एक ही उद्देश्य है कि हम जागरूक बने और खुद पढ़ाई करना शुरू करें, इसके बारे में खुद समझना शुरू करें, और इसकी जवाबदारी हम लें. सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर नहीं, बट हमारे लाइफ में ऐसे 1-2-4 लोग हों जिनके पास हम जा सकें और उनका एडवाइस ले सकें. थैंक यू रिशिता. थैंक यू कार्तिक. तो जैसा कि कार्तिक ने बोला, मेरा इसमें एक ही एडिशन है कि जिम्मेदारी हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की हमारी है, खुद की. तो हम इस जिम्मेदारी को कैसे लेंगे? इस जिम्मेदारी को ब्रेक करने के लिए हम पहले देखेंगे, ओके हमारा गोल क्या है, फिर हमारी हैबिट्स क्या हैं, फिर हम मंथली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम हर समय जागरूक रहेंगे और इस पे एक्शन लेते रहेंगे, तो हम फाइनेंशियली एकदम केपेबल होने में सक्षम हैं. और मैं ये भी बोलूंगी कि मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम डरने की कोई बात नहीं है. अगर हम इस पे एक्शन लेंगे तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. कंसिस्टेंट एक्शन से हम ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज माय सबमिशन टू एवरीबडी कि आप इस पे एक्शन लें. आप लिंक पे जाके देखें मुझे रिटायरमेंट के लिए क्या पैसा चाहिए, और उसके बाद से उसमें अपना हर महीने का इन्वेस्टमेंट्स करें, एडवाइस लें CFP से, और इस पे बिल्ड करें. तो आपको कभी पैसे से डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा. पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे और उसको ग्रो करते हुए देख के you will have a very nice feeling. That is my wish, and that is my prayer for everybody on this session. Thank you so much for joining. Any other questions we can take? I really acknowledge each one of you to join and take the first step for financial planning and financial security. And I thank Life Foundation and Dr. Kartik Raman for their commitment to society. Thank you so much. Thank you very much, Rishita.
Thanks, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Brilliant session, Rishita, brilliant. Thank you so much, Harshita. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Stop recording, ma'am, please.